हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी क्लब 24x7। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज और आज हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा ओवर और नेक्स्ट आपको मिल जाएंगी इस चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडीज। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 है पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। कि बिगिनिंग से जो इंडिया था उसका पोजीशन क्या था पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, ट्रेड और कॉमर्स में इंडिया कैसा काम करता था। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। राइट, दिस इज आवर टॉपिक 1 AD अप टू 1991। हमें कहां से कहां तक इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट ईयर से लेकर 1991 तक। अब 1991 तक की बात क्यों की गई है इसमें, बिकॉज 1991 में एक मेजर पॉलिसी आई थी जिसे आप LPG के नेम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सिर्फ वहां तक का हमें पढ़ना है अभी फिलहाल इस टॉपिक में। उसके बाद का टिल द डेट एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक बन जाएगा इसी लेक्चर में। राइट, तो पहले बात करेंगे इंडियाज पोजीशन बिटवीन फर्स्ट एंड 7th century, India's position between 1st and 7th century. Right, India was the largest economy. India was the largest economy of the ancient world, controlling about 1/3 of the world's wealth. पूरे संसार की वेल्थ का 1/3 जो पार्ट था वो किसके पास था, इंडिया के पास। और उस टाइम पर इंडिया को हम किस नाम से जानते थे, स्वर्ण भूमि। स्वर्ण मीन्स सोना, सोने की चिड़िया भी बोला जाता था इंडिया को। तो इंडिया किस नेम से फेमस था, स्वर्ण भूमि या फिर स्वर्ण द्वीप। इन राइटिंग्स ऑफ मेनी ट्रेवलर्स, उस टाइम क्या होता था, बहुत से ट्रेवलर होते थे जो डिफरेंट कंट्रीज में करते थे विजिट। वहाँ की मेन चीज़ों के बारे में वो लोग लिख कर लेकर आते थे और अपनी बुक्स में लिखते थे। तो उन लोगों की राइटिंग में, उन ट्रेवलर्स की राइटिंग में इंडिया को किस नेम से जाना जाता था, स्वर्ण भूमि या फिर स्वर्ण द्वीप। नेक्स्ट क्या है, द प्री कॉलोनियल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री वॉज एन एज ऑफ प्रोस्पेरिटी। द प्री कॉलोनियल पीरियड, प्री कॉलोनियल पीरियड से अब आपका क्या मतलब है, कॉलोनियल पीरियड जो है वो रिलेट करेगा ब्रिटिश ने जिस टाइम पर इंडिया पर रूल किया, उससे पहले की क्या पोजीशन थी इंडिया की। That period in Indian history was an age of prosperity of Indian economy, and the Europeans embarked great voyage of discovery. उस टाइम पर क्या किया, इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया और कई सारी डिस्कवरीज भी की। राइट, Despite of growing commercial sector, India was far behind Western Europe in technology, innovation and ideas. अब वो क्या बता रहा है कि इंडिया ने ग्रो तो बहुत ज़्यादा किया, बट उस टाइम पर भी इंडिया ने जब कमर्शियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, स्टिल जो इंडिया था वो यूरोप से बहुत पीछे था। किस चीज़ में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में। टेक्नोलॉजी ने उतना ज़्यादा एडवांसमेंट उस टाइम पर नहीं किया था। और उसके रीजंस जो है वो नेक्स्ट मेंशन किए हैं मैंने कि किन रीजंस की वजह से इंडिया बहुत ग्रो भी कर रहा था, स्टिल वो यूरोपियन कंट्री से था बहुत पीछे। इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कॉजिंग लैक ऑफ फ्रीडम। उस टाइम पर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के कुछ सेक्टर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से इंडिया के जो फ्रीडम था, इंडिया का फ्रीडम कुछ सेक्टर्स में वो रिमूव, मतलब खत्म हो गया एक तरीके से इंडिया का जो कंट्रोल था कुछ सेक्टर्स पे। किस वजह से, इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये रीजंस बताए गए हैं, इन रीजंस की वजह से इंडिया स्टिल यूरोप कंपनी से बहुत था पीछे, यूरोपियन कंट्रीज से। नो अकरेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उस टाइम पर, जिस टाइम पर इंडिया एग्रीकल्चर के फील्ड में
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उस टाइम पर भी इंडिया में कुछ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशनरी काम नहीं किया था उस टाइम पर भी, ऑल्दो रिसोर्सेज बहुत थे तब भी इंडिया में। लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन जो थी उस टाइम पर इंडिया के हर पार्ट में नहीं फैली हुई थी, ऑल्दो ये सब चीज़ें इंडिया में अवेलेबल थी, बट वो एक लिमिटेड, एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड थे, पूरे इंडिया में वो नहीं फैला हुआ था, जिन रीजंस की वजह से इंडिया अब भी इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी इंडिया जो था कुछ कंट्री से था बहुत ही पीछे। All this made India a country which was prosperous, prosperous तो थी but with people who were poor, कि इंडिया बहुत prosperous थी, still इंडिया के जो लोग थे वो किस टाइप की कैटेगरी में आते थे, पुअर पीपल में, कि वहाँ के लोग बहुत ही पुअर थे। The British Empire then began to take roots in India in the mid 18th century। अब 18th जो सेंचुरी आई उसमें जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने धीरे 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 और ज्यादा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया इंडिया के कुछ सेक्शंस को। द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड रेवेन्यूज जनरेटेड बाय आवर प्रोविंसेस फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल। हमारे प्रोविंसेस, हमारे एरिया के जो लीडर्स जो भी रेवेन्यू जनरेट करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उस पैसे को यूटिलाइज कर लेती थी रॉ मटेरियल, स्पाइसेस एंड गुड्स को परचेज करने में। मीन्स इंडिया का कंट्रोल नहीं था उन चीजों पर भी। दिस चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इससे इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन हो गई चेंज फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स, मतलब फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्टर के बजाय वो लोग क्या बन के रह गए, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड बायर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एंड बायर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मतलब थे क्या वो एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स, उसके बजाय वो बन गए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स थे, फिनिश प्रोडक्ट्स थे, उनके वो क्या बन गए, बायर्स। तो ये था पूरा पोजीशन इंडिया का फ्रॉम फर्स्ट एडी अप टू 1991। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया बिगिन टू री इंडस्ट्रियलाइज। इंडिया में फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब इंडिया का पोजीशन कैसा था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हमने बात कर ली 18th सेंचुरी जब ब्रिटिश एम्पायर था, उसके बाद इंडिया हो गया इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंस के बाद प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी जो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी ब्रिटिश रूल की वजह से, उसका दोबारा से रीबिल्डिंग किया गया। व्हेन इंडिया स्टार्टेड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इंडिया ने खुद अपनी प्लानिंग, इकोनॉमी की प्लानिंग स्टार्ट की। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं इसमें, क्या इंप्लीमेंट किया गया। सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान आपने पढ़े होंगे एसएससी में, ये वही चीज है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट किया गया 1952 में, एंड ड्यू इम्पोर्टेंस was given to establishment of modern technological and scientific institutions, space and nuclear programs। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन मेन टॉपिक्स पर काम करने के बारे में सोचा गया। वो क्या क्या थे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है, साइंस में और ज्यादा ग्रो करना है, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को करना है और ज्यादा इंप्रूव। डिस्पाइट द एफर्ट्स, इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट रैपिड रेस। अब इन 5 ईयर प्लान्स में जितनी भी चीजें मेंशन की गई वो सब इंप्लीमेंट भी हुई, उसके बाद भी इंडिया का जो डेवलपमेंट था वो बहुत अच्छी स्पीड पर नहीं हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, की कैपिटल पैसा फॉर्म नहीं हो पा रहा था। राइज इन पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी थी और ज्यादा एक्सपेंसेस किस पे किए जा रहे थे, डिफेंस पे। एज अ रिजल्ट, अब इन सबका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया रिलाइड हेविली ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज से इंडिया ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मनी बोरो करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली अग्रीड टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991, जो मैंने अभी आपको बताया कि न्यू पॉलिसी आई थी जिसे हम एलपीजी के नेम से जानते हैं, दैट केम इन 1991। इन सब रीजन से कि इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स भी इंप्लीमेंट किए, स्टिल जो एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट थी वो नहीं हो पाई। और क्या किया गया, फॉरेन से बहुत ज़्यादा उधार ले लिया गया। ये सब जब खिचड़ी पक गई उसके बाद न्यू पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस एलपीजी के नेम से, जिसे हम जानते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 1991।
इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडियन जो इकोनॉमी थी, उन्होंने जो ग्रो किया वो सबसे फास्टेस्ट स्पीड पर किया। राइजिंग इनकम्स राइज हुई, सेविंग्स की गई, इन्वेस्टमेंट की गई, एंड यंगर पॉपुलेशन एंश्योर्स ग्रोथ फॉर डिकेड्स टू कम। ये जो फैक्टर्स हमारे पास थे, हमने इनकम्स बढ़ाई, इन्वेस्ट किया पैसे को, और जो यंग पॉपुलेशन आई, इनकी वजह से हमारी जो ग्रोथ थी वो डिकेड्स, सालों साल तक हो गई श्योर की ठीक है अब इंडिया ग्रो करेगा ही करेगा। द हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया, उन एरियाज पे ज्यादा फोकस किया गया जिन सेक्टर्स में इंडिया ज्यादा ग्रो कर सकता था, विच आर लाइकली टू ग्रो एट रैपिड पेस, कि जो ज्यादा स्पीड से जिस एरिया में हम ग्रो कर सकते हैं उन पर ज्यादा फोकस किया गया। द रीसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मेक इन इंडिया, अभी ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए गए हैं ये वाले प्रोग्राम्स, इनमें से बहुत से प्रोग्राम से आप अवेयर भी हो, आई थिंक मेक इन इंडिया, कि इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में ही, हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को ही मैन्युफैक्चर करेंगे, वही यूज करेंगे। स्किल इंडिया, कि इंडिया का एक एक पर्सन स्किल्ड होना चाहिए। डिजिटल इंडिया, ये सब पता है, नरेंद्र मोदी जी बताते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। अब ये कुछ प्लान जो इम्प्लीमेंट किए गए, इनकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट में भी ग्रो करेगा। तो ये क्या था, व्हेन इंडिया बिगिन टू री इंडस्ट्रियलाइज आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये सब मेन पॉइंट्स हैं। अब चाहो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एनसीईआरटी की बुक में आपको ऑलरेडी रेकमेंड करती हूँ, आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल डेफिनेटली अपलोड दोज नोट्स इवन। राइट, नेक्स्ट अभी हम पढ़ना है जो मैंने अभी आपको बताया, एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया। उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मेन जो की फीचर्स है, जस्ट आप इन्हें रीड कर लीजिए। प्लान है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सब चीजें इंडिया में ही बनानी है, थोड़ा नेम से ही क्लियर है। एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट, लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। और इसका मेन पर्पस क्या था, इस प्लान का मेक इन इंडिया प्लान का मेन पर्पस क्या था, टू एनकरेज नेशनल एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अपनी इंडियन कंपनीज और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें भी एनकरेज किया गया कि आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, सिर्फ इंडिया में। और इस सब चीज का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, जॉब क्रिएशन, कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो इंडिया में, एंड स्किल एनहांसमेंट, क्योंकि सब चीज़ें इंडियन ही बनाएंगे तो डेफिनेटली बनाते बनाते वो हो जाएंगे बहुत ज़्यादा स्किल्ड। इन 25 सेक्टर्स, हमारी इकोनॉमी के 25 सेक्टर्स की इसमें बात की गई है, उन्हीं सेक्टर्स में हमें करना है ग्रो। और वो सेक्टर्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, देयर इज नो नीड टू लर्न ऑल दीज सेक्टर, जस्ट आप पढ़ सकते हैं, 4-5 कुछ माइंड में हो। आई डोंट थिंक कि इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाला है। और ये है हमारा मेक इन इंडिया का लोगो। थोड़ा आप इसको ध्यान से अगर जूम करके देखेंगे ना, तो यहाँ देखो ये सब टूल्स ही टूल्स दिख रहे हैं, कि हाँ ये सब चीज़ें जो भी इंडिया में प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उन्हें इंडियन मशीनरीज में ही, मतलब मैं अपने तरफ से एक्सप्लेन कर रही हूँ ये कि मेक इन इंडिया। और ये सब टूल्स कुछ ऐसा दिख रहे हैं मुझे लोहे के, कि हाँ इन मशीन्स को यूज़ करके हमें जितने भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं इंडिया में खुद से मैन्युफैक्चर करने हैं। राइट, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक मेक इन इंडिया से रिलेटेड। और इसके साथ हमने कर दिया है चैप्टर 1 कंप्लीट। नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी से चैप्टर नंबर 2। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर है। प्लीज़ आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखे तो आप जाएं और लेक्चर 1 से पूरे चैप्टर के सब वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप जाके जल्दी से देखें और अच्छे से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करें। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।